हाँ बच्चों, तो अब हम आगे इस यूनिट का जो बचा पार्ट है उसको करेंगे। देखो हाफ ये यूनिट तुम्हारी हो चुकी है, जिसमें हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को भी देखा, हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी देखा, हमने चारों ब्लॉक्स को देखा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये भी देखा था। तो ये बेटा तुम्हें आने चाहिए कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, तो उसको भी हम कर चुके हैं। तो अब हम इसका आगे का हाफ पार्ट पढ़ेंगे और वो है एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो मेनली यूनिट का नाम है ना बेसिकली, कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, पहले बेटा हम उसको देखेंगे। तो वो बता पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का बेसिकली बेटा मतलब क्या होता है कि मतलब एक पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जैसे हमारे पास देखो ये पीरियोडिक टेबल है, तो कुछ ऐसे गुण होते हैं जो मैंने 11th में भी वैसे बच्चों को करा रखी हैं ये चीज़ें, कि क्या होता है बेटा कि कुछ ऐसे मतलब प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ एलिमेंट्स के ऐसे गुण होते हैं कि जो हम ग्रुप में जब ऊपर से नीचे चलते हैं, कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो या तो वो गुण बढ़ रहा होता है उन तत्वों का, या वो गुण घट रहा होता है। ऐसे हम पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इधर से इधर चले, ठीक है, तो भी वो गुण या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, या ऑफ एलिमेंट्स, कि वो गुण तत्वों के जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर एक तो डिपेंड करते हैं और जो एक रेगुलर ग्रेडेशन शो करते हैं। रेगुलर ग्रेडेशन समझते हो, मतलब एक क्या है, एक निश्चित बदलाव हमें देते हैं। कब? जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें या हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करें। तो जो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर या पीरियड में लेफ्ट टू राइट आने पर हमें निश्चित बदलाव दिखाते हैं, ऐसे गुणों को, तत्वों के ऐसे गुणों को, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उनको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, आई बेटा बात समझ में? तो हम 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करेंगे, उसमें सबसे पहले हम एटॉमिक साइज को करेंगे बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटॉमिक साइज। देखो एटॉमिक साइज बेसिकली तो क्या चीज है कि भाई जैसे कि कोई एटम है, देखो ये इसका न्यूक्लियस है और ये उसके देखो शेल्स हैं, तो वो आखिरी शेल जिसमें कि उसके इलेक्ट्रॉन्स हों, मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर द लास्ट शेल विच हैव द इलेक्ट्रॉन्स, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द लास्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, उस डिस्टेंस को हम किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, एटम का रेडियस क्या होगा, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आखिरी शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है वहां तक का जितनी भी दूरी है, वो जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, वो ही हमें एटम के साइज के बारे में बताता है, भाई एटम छोटा है कि एटम बड़ा है। रेडियस अगर कम होगा तो एटम छोटे साइज का होगा, रेडियस बढ़ जाएगा तो वो बड़े साइज का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने मतलब समझा कि एटॉमिक रेडियस क्या है, और एटॉमिक रेडियस ही हमें किसी एटम के साइज के बारे में बताता है। ठीक है, अब क्या होता है देखो बेटा कि हमेशा एटम ऐसे अकेले तो पड़े नहीं रहते हैं, तो अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग तरीके से बंधते भी हैं। तो कोई एलिमेंट हमारा, जैसे कि अब हम उसको मेजर कैसे करते होंगे, ठीक है, तो कोई भी जैसे तत्व है और उसका जो एक तरीके से परमाणु होता है, तो कई बार वो किसी के साथ देखो कोवलेंट बॉन्ड से बंधा रहता है, कई बार उसका क्या होता है, आयोनिक रेडियस होता है, कई बार उसका मेटेलिक रेडियस होता है, कई बार उसका वेंट्रवाल रेडियस होता है। अब तुम कहोगे पता नहीं मैम ये क्या क्या बोल गई, तो वही चीज़ हम करने जा रहे हैं, हम टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस देखेंगे। ठीक है, कि एटम के जो रेडियस होते हैं उनकी भी फर्दर 4 टाइप्स होती हैं। वो किस बेसिस पर हैं कि भाई तत्व हमें कहाँ और किस तरीके से प्राप्त हो रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, तो जिससे एक तरीके से पोजीशन में वो मिल रहा है तो उस हिसाब से हम उसका रेडियस को नापते हैं। ठीक है, तो समझोगे जब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा डस्टर कहाँ गया हमारा, चलो इससे कर लेते हैं। देखो क्या होता है बेटा कि जैसे कि एक तो क्या होता है कि कोई एटम दूसरे एटम के साथ देखो ऐसे भी बंध जाता है, ऐसे आपस में उनकी शेयरिंग हो जाती है, जैसे कि ना H2 है तो 2 हाइड्रोजन एटम आपस में ऐसे बंध जाते हैं कि दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर ली,
एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दे रहा है, एक ये अपना दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहे हैं। तो ऐसे जब शेयरिंग से दो एटम आपस में बंधते हैं, ठीक है बेटा, तो इसके न्यूक्लियस से लेकर इसके न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो जब दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हैं, मतलब शेयरिंग से बंधे हैं, दोनों का कुछ कुछ हिस्सा ओवरलैप्ड है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है, ताकि वो हिस्सा दोनों इस्तेमाल कर सके। तो जब दोनों इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसी बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है बेटा। तो जब दो एटम कोवलेंट बॉन्ड से बंधते हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसका आधा डिस्टेंस अगर हम लें तो वो कोवलेंट रेडियस कहलाता है, ठीक है। जैसे इसका मैं आधा कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कोवलेंट रेडियस, ठीक है। आई बेटा बात समझ में। ऐसे देखो मेटेलिक रेडियस क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं, जो धातुएं होती हैं, जैसे सोडियम है, तो उसमें धातु के एटम आपस में देखो ऐसे एक दूसरे के पास पास रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इनके भी अपने अपने न्यूक्लियस है, तो इनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का जो आधा डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, मेटेलिक रेडियस। वो क्या कहलाएगा बेटा, मेटेलिक रेडियस, ठीक है। छोटा ब्लैक बोर्ड है बेटा, ये घर से ही लेकर आई मैं, क्योंकि बड़ा यहाँ गिरने का खतरा था, किसी मैं दबी जाती फिर क्या होता, ठीक है। चलो, तो देखो जब दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से बंधते हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस कोवलेंट रेडियस कहलाता है। जब दो एटम आपस में मेटेलिक बॉन्ड से बंधते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस मेटेलिक रेडियस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, और वेंडरवाल रेडियस भी होता है। वेंडरवाल फोर्सेज ऐसी ताकत होती है, मतलब कि दो चीजें उनके बीच में कुछ भी नहीं है, हमें लग रहा है कुछ हो ही नहीं सकता, कोई आपस में कैसी बॉन्डिंग नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी स्टिल दो चीज़ों के बीच में कुछ एक अट्रैक्शन होती है, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो दोनों पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो उसका हल्की हल्की फील्ड का जो इन्फ्लुएंस वो एक दूसरे से फील करते हैं, तो उनको ना वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस कहते हैं। डिटेल में पढ़ोगे इसको तुम 5th यूनिट में, ठीक है। तो वो जो वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब दो एटम या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकती है, जैसे कि देखो ऐसे समझो कि मान लो ये दो एटम हैं, स्टेबल एटम है, मान लो हीलियम गैस है, तो हीलियम का तुम्हें पता है नोबल गैसेस जो होती हैं ऑलरेडी उनका जो आखिरी कक्षा है वो पूर्ण होती है, तो उनको किसी के साथ आबंध बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, स्टिल उनके बीच में भी अट्रैक्शन होती है, वो वेंडरवाल अट्रैक्शन होती है। मतलब जो दो स्टेबल चीज़ें हैं उनको कुछ नहीं चाहिए किसी से, फिर भी वो अपने नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के कारण एक दूसरे से जो हल्की हल्की अट्रैक्टेड रहती हैं, तो अभी तुम समझ सकते हो, उसी को ही हम वेंडरवाल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो दो एटम आपस में थोड़ी दूरी पर हैं, थोड़ी बहुत आपस में वेंडरवाल अट्रैक्शन है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस के आधे डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेंडरवाल रेडियस, ठीक है। आ रही बेटा बात समझ में। तो अब तुम इसमें देख सकते हो कि भाई मान लो मैं किसी एक ही तत्व के एटम का अगर कोवलेंट रेडियस भी देखूं, मेटेलिक रेडियस भी देखूं और वेंडरवाल रेडियस भी देखूं, तो तुम देख सकते हो कोवलेंट रेडियस सबसे छोटा आएगा, क्योंकि ये देखो ज़्यादा पास है एक दूसरे के, मेटेलिक रेडियस उससे थोड़ा बड़ा आएगा और वेंडरवाल रेडियस उससे भी ज़्यादा बड़ा आएगा। तो हम कंपेयर भी करें अबाउट द एक तरीके से साइजेस ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस, तो कोवलेंट रेडियस हमारा सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा मेटेलिक रेडियस होगा और सबसे बड़ा हमारा वेंडरवाल रेडियस होगा, ठीक है। आ रही बेटा बात समझ में, चेक क्लियर। तो ये हमने टाइप्स ऑफ रेडियस देखे। एक आयोनिक रेडियस होता है तो वो अलग चीज़ है, उसको हम इनके साथ कंपेयर नहीं करते हैं, तो वो भी चलो मैं बता देती हूँ तुम्हें। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मैंने बेटा कुछ बुक में से पेजेस भेजे हैं, कुछ अभी नोटबुक के भेजे थे, तो उस नोटबुक वाले में ना कुछ मिस्टेक्स हैं अभी, तो उनको लिखना मत बेटा, उनको अभी मैं करेक्ट करके फिर भेजूँगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, वो करेक्ट वाले लिखना, जो पहले भेजा उन्हें मत लिखना, वो डिलीट नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं कैसे, नहीं तो मैं डिलीट कर देती, ठीक है बेटा। जो अब भेजूंगी उनको लिखना। हाँ, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, आयोनिक रेडियस और बता देती हूँ बेटा। जैसे मान लो कैटाइन और एनाइन आपस में बनती है, कैटाइन एनाइन क्या होते हैं, जैसे कि भाई मान लो देखो सोडियम, ठीक है, सोडियम का 281 होता है, हम 10th के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें, तो इसको स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा। स्टेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है कि ऑल वांट टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल,
तो इसके आउटर मोस्ट शेल में तो एक है, तो इसे छोड़ दे, तो इसका यही आउटर मोस्ट बन जाएगा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, 2 8 बचेगा इसका। ठीक है बेटा, तो अब ये स्टेबल हो गया, बट बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन गया, कैटायन। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं वो कैटायंस होते हैं। ऐसे ही मान लो Cl है, तो Cl का 2 8 7 होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा सोडियम से, तो ये Cl नेगेटिव बनकर अब ये 2 8 8 हो गया, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो मान लो ये तो है, मैं कहूँ सोडियम आयन, और ये मैं कहूँ है क्लोराइड आयन। ठीक है, तो किसी कैटायन के न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कहाँ तक है। ठीक है, मतलब आयोनिक रेडियस क्या कहलाता है, आयोनिक रेडियस ये कहलाता है कि जब कोई तत्व कैटायन या एनायन में कन्वर्ट हो गया तो उसके न्यूक्लियस से लेकर, ठीक बेटा, उसके न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इन्फ्लुएंस है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव फील्ड कहाँ तक फैल रही है, ऐसी नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव फील्ड का इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक वो नेगेटिव फील्ड अपना अट्रैक्शन दे सकती है। तो जहाँ तक दे सकती है वो कैटायनिक और एनायनिक रेडियस कहलाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कहाँ तक कोई कैटायन प्रोवाइड कर सकता है, ऐसे नेगेटिव चार्ज की फील्ड कहाँ तक कोई एनायन प्रोवाइड कर सकता है, वो आयोनिक रेडियस कहलाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये हमने टाइप्स ऑफ रेडियस देखे। अब हम मेन चीज को करने जा रहे हैं कि एटॉमिक साइज अब तुम्हें बेटा समझ में आ गया होगा। मतलब सिंपल सी बात है, हम ये देख रहे हैं कौन सा एटम छोटा होगा, कौन सा एटम बड़ा होगा। ठीक है, तो एटम का जो साइज होता है दैट इज अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, वो एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। जब हम पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट मूव करें तो वो अपना एक ट्रेंड शो करेगी, बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, ऐसे जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे तो वो अपना एक ट्रेंड शो करेगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो कब बढ़ेगी और कब घटेगी और क्यों, ठीक है, हिंदी में तुम पढ़ चुके हो बेटा इसको, 10th में मैंने तुम्हें खूब डिटेल में समझाया। फिर हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में देखेंगे। बहुत लिमिटेड मैंने उस कॉपी में लिखकर तुम्हें मैं दूंगी, बुक में बहुत सारा वास्ट है, तुम्हें मेन बात को पकड़ना है ना, हमें कोई ज़्यादा कहानी नहीं गानी है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।